हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है पति के गुजर जाने पर पत्नी क्यों सुहागिन रह गई। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जटपुर गांव के चौधरी राजवीर के 5 बेटे बेगराज, लेखराज, यशराज, मोहनराज और युवराज और 4 बेटियां कमला, बिमला, सुफला और निर्मला हुई। भरा पूरा परिवार, लंबी चौड़ी खेती बाड़ी और चौधरी राजवीर का दबदबा। दालान पर बैठते तो किसी महाराज की तरह, बड़े चौधरियों की तरह हुक्के की चिलम कभी बुझने का नाम न ले। दालान पर 4 चारपाई और दर्जन भर मूठे उनकी चौधराहट किसान बढ़ाते थे। शाम को दालान का नजारा किसी पंचायत का सा होता था। चौधरी राजवीर ने सबसे छोटे बेटे युवराज को छोड़कर अपने सभी बेटे और बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। चौधरी राजवीर का उसूल था कि बेटियों की शादियां बड़े चौधरियों में करो तो वह अपने से बड़ा घराना पाकर खुश रहेंगी और अपने पिता व किस्मत पर फक्र करेंगी। बहुएं हमेशा छोटे चौधरियों की लाओ तो वह कहने में रहेंगी और बेटों का अपनी ससुरालों में दबदबा बना रहेगा। सबसे छोटे बेटे युवराज के कुंवारे रहने की कोई खास वजह नहीं थी। कितने ही चौधरी अपनी बहन बेटियों के रिश्ते युवराज के लिए ले आकर आ चुके थे, लेकिन राजवीर सदियों से चली आ रही गांव की पांचाली प्रथा के मक्कड़ जाल में फंसे हुए थे। गांव की परंपरा के मुताबिक वे चाहते थे कि युवराज अपने किसी बड़े भाई के साथ साझा कर ले, जिससे जोत के 4 ही हिस्से हो, 5 नहीं। गांव के अनेक परिवार अपनी जोत के छोटा होने से इसी तरह बचाते चले आ रहे थे। युवराज के बड़े भाइयों ने भी यही कोशिश की, लेकिन युवराज की अपनी किसी भाभी से नहीं पटी। हालांकि पंचाली प्रथा के मुताबिक भाभियों ने युवराज पर अपने अपने हिसाब से डोरे डाले, लेकिन युवराज कभी भाभियों के चंगुल में फंसा ही नहीं। अब राजवीर के सामने युवराज की शादी करने का दबाव था, क्योंकि बड़े बेटे बेगराज का बड़ा बेटा प्रताप भी शादी के लायक हो गया था। असल में जब युवराज पैदा हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद ही प्रताप का जन्म हुआ था। चाचा भतीजे के आगे पीछे जन्म लेने पर राजवीर की बड़ी जग हंसाई हुई थी। गांव के हम उम्र लोगों मजाक ही मजाक में कह देते थे, चौधरी साहब अब तो होश धरो, हुक्के की गर्मी ने अब के अंदर ही गर्मी बढ़ा रखी है, लेकिन उम्र का तो ख्याल करो। इसके बाद चौधरी राजवीर ने बच्चे पैदा करने पर रोक लगा दी। दादा बनने के बाद अपने बर्ताव में बदलाव लाए और दूसरी जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ा लिया। बेगराज ने अपने बड़े बेटे का नाम प्रताप जरूर रखा था, लेकिन प्रताप का मन पढ़ाई लिखाई खेती बाड़ी में कम लगता था, मौज मस्ती में ज़्यादा था। दिन भर खुले सांड की तरह प्रताप गांव भर में घूमता फिरता। उसके इस बर्ताव को देखकर गांव वालों ने उसका दूसरा नाम साढ़ू ही रख दिया। बड़ा परिवार होने के नाते घर में काम तो बहुत थे, लेकिन प्रताप ने ना तो उनमें कभी कोई दिलचस्पी दिखाई और ना ही कोई जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की कोशिश की। इस वजह से बेगराज उनकी जल्दी से जल्दी शादी करके परिवार का जिम्मेदार सदस्य बनाना चाहता था। गांव से उसकी शिकायतें कोई ना कोई लेकर आता रहता था। इससे भी बेगराज परेशान था, लेकिन पहले युवराज की शादी हो तब वह प्रताप की शादी के बारे में सोचे। राजवीर ने जल्दी ही इस समस्या का हल निकाल दिया। युवराज की शादी पास के ही गांव जगतपुर के चौधरी शक्ति सिंह की बेटी स्वाति के साथ हुई। युवराज और स्वाति सुख भरी जिंदगी गुजारने लगे। युवराज के हिस्से में जो जमीन आई, उसमें वह जी तोड़ मेहनत करने लगा। स्वाति भी उसका खूब साथ निभाने लगी।
युवराज खेतों में बैल बना खूब पसीना बहाता। उसकी कोशिश थी कि वह भी जल्दी से जल्दी अपने भाइयों के लेवल पर पहुंच जाए। इस जद्दोजहद में वह भूल गया कि उसके घर में छोटे सांड प्रताप ने घुस बैठा शुरू कर दिया है। वह छोटा सांड कब उसकी गाय स्वाति के पीछे लग गया उसे पता ही नहीं चला। गांव में भी एक खुला सांड था जो इस और उसके खेत में मुंह मारता फिरता था। युवराज की शादी में आया दहेज का सामान अभी नया था। प्रताप कभी गाने सुनाने के बहाने और कभी फिल्म देखने के बहाने दहेज में आई नई एलईडी पर कार्यक्रम देखने के बहाने युवराज के कमरे में आ धमकता था। स्वाति नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए वह कुछ कहा पाने में हिचक रही थी। कोई और भी प्रताप को नहीं टोकता था। युवराज का वह हम उम्र भी था और बचपन का साथी था, इसलिए युवराज को भी कोई एतराज नहीं था। स्वाति भी इसी की आदी हो गई। उसने सोचा कि जब किसी को प्रताप के इस बर्ताव से कोई एतराज नहीं तो वही क्यों प्रताप पर एतराज करे। स्वाति और प्रताप धीमे धीमे आपस में बातचीत भी करने लगे। अगर स्वाति प्रताप से कभी किसी बात को कहती तो प्रताप उसे कभी ना टालता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। प्रताप पहले से ज्यादा समय स्वाति के कमरे में गुजारने लगा। आग और घी का यह रिश्ता धीरे धीरे चाची भतीजे के रिश्ते को पिघलाने लगा। हवस की आंधी में एक दिन यह रिश्ता पूरी तरह से उड़ गया। जब तक स्वाति और प्रताप के इस नए रिश्ते का एहसास युवराज और परिवार के दूसरे सदस्यों को होता, तब तक बात बहुत आगे तक बढ़ गई थी। युवराज और परिवार के दूसरे लोगों ने स्वाति और प्रताप पर रोक लगाने की कोशिश की तो उन दोनों ने दूसरे तरीके ढूंढ लिए। हर कोई तो 24 घंटे चौकीदारी बनकर घूम नहीं सकता। दोनों का मिलन कभी खेतों में तो कभी खलिहानों में, कभी गौशाला में तो कभी बिठौठों के पीछे होने लगा। गांव के खुले सांड को भी कहीं भी आने जाने की आज़ादी थी। राजवीर तजुर्बेकार थे। वे जानते थे कि एक खुला सांड किसी औरत के लिए सबसे अच्छा प्रेमी होता है। उसके पास अपनी प्रेमिका के लिए वह अनमोल वक्त होता है जो किसी कामकाजी बैल के पास कभी नहीं हो सकता है। यही वजह है कि ज़्यादातर लड़कियों के प्रेमी आवारा और लफंगे होते हैं। सांड के पास यहाँ वहाँ मुँह मारने के लिए बहुत सा खाली वक्त होता है, जबकि कामकाजी बैल की गर्दन हमेशा काम के तले दबी रहती है। राजवीर ने एक दिन बेगराज को बुलाकर कहा, बेगराज अपने प्रताप को संभाल ले, इसी काम धंधे में लगा, नहीं तो जो आग घर में सुलग रही है पूरे गांव को ले डूबेगी। भविष्य में इस घर में कोई रिश्ता नहीं आएगा। आगे की सोच प्रताप घर को आग लगा रहा है। बाबूजी, मैंने कितनी ही कोशिश कर ली, लेकिन लगता है ऐसे बात बनने वाली नहीं। बेगराज पहले समझा बुझा, बात ना बने तो सख्ती से परहेज मत करना, नहीं तो तेरा प्रताप पूरे परिवार का सत्यानाश कर देगा। पहले ही गांव में काफी फजीहत हो चुकी है। कैसे भी कर प्रताप पर लगाम लगा। जी बाबूजी। उधर युवराज ने स्वाति को हर तरह से समझा लिया, लेकिन हर बात पर वह युवराज की हाँ में हाँ मिलाती या चुप्पी साध जाती। युवराज के सामने वह ऐसी नौटंकी करती जैसे वह इस दुनिया में युवराज के लिए ही आई है और बाकी सब बातें बेसिर पैर की है। लेकिन युवराज के घर से बाहर कदम रखते ही वह गिरगिट की तरह रंग बदलती। युवराज और परिवार के लोग जितना स्वाति और प्रताप को समझाते, उनकी इश्क की आग उतनी ही ज्यादा भड़कती। समझाने बुझाने की सीमा जब पार हो गई, एक दिन युवराज घर में रखी पुराने समय की तलवार उठा लाया और गुस्से में नंगी तलवार से स्वाति की
बोटी बोटी काट डालने की धमकी देने लगा तो स्वाति ने नंगी तलवार के आगे गर्दन करते हुए कहा, काटो, पहले मेरी गर्दन काटो, फिर मेरे शरीर की बोटी बोटी कर डालो, लेकिन यह याद रखना, मेरे मरने के बाद इस घर में तबाही मचेगी, कलह मचेगा, मौत नाचेगी, किसी को जरा सा भी चैन न मिलेगा। बज्जात काकर जैसे ही युवराज ने तलवार प्रहार के लिए उठाई, परिवार के लोगों ने उसे किसी तरह रोका। इस अपराधी में यशराज और उसकी घरवाली तलवार से घायल हो गए, लेकिन स्वाति लाख गालियां खाकर भी टस से मस ना हुई। इसके ताकत का भी उसे अब एहसास हुआ कि इतना सब कुछ होने पर भी उस पर किसी बात का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। वह चाहे तो एक पल में सब कुछ ठीक कर सकती है, लेकिन इश्क की गुलामी उसे कुछ करने दे तब ना। इन सब बातों से युवराज की गांव में इतनी जगहसाई हो रही थी कि उसका गांव में निकलना दूभर हो गया था। उसे हर कोई ऐसा लगता था मानो वह स्वाति और प्रताप की ही मोहब्बत की बातें कर रहा हो। युवराज की यह हालत हो गई कि ना तो वह किसी के पास जाता था और ना ही किसी को अपने पास बुलाता था। दुनिया से उसका मन उचटने लगा था। ना तो उसे अच्छे कपड़े पहनना सुहाता था और ना ही फैशन करना। अच्छा खाना तो उसे जहर की तरह लगता था। उसका शरीर सूखकर कांटा होता जा रहा था। घर उसे खाने को दौड़ता था, इसलिए वह अपना ज़्यादातर समय खेतों में गुजरता था। कोई उसको समझाने की कोशिश करता तो उसको ऐसा लगता जैसे वह उसके जले पर नमक छिड़क रहा हो। परिवार के लोगों से भी वह कटा कटा सा रहने लगा था। खेती बाड़ी के काम में भी उसका मन अब बिल्कुल नहीं लगता था। गांव में जो एक खुला सांड था, पहले वह उसके खेतों में घुसता था तो उसे डंडा मारकर भगाता और अपनी फसल को बचाता, लेकिन अब वह उस सांड को फसल चरने देता और बैठा बैठा उसे देखता रहता। युवराज बड़ी उलझन में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। हताश और निराश ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसने सुना था कि आदमी को अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। काफी सोचने के बाद भी उसे यह समझ में नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। फिर उसे खेत में बैठे बैठे ध्यान में आया कि सारी समस्या की जड़ स्वाति ही है, तो फिर क्यों ना उसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। आज रात को उसे खाने में धतूरे के बीज पीस कर खिला दूं तो सारे खट राग की जड़ ही खत्म हो। वह इसी मनसा के साथ खलिहान में गया जहाँ बहुत सारे धतूर के पौधे थे। वहाँ से वह बहुत सारे धतूर के बीज ले आया। एक पेड़ की छाया में बैठकर युवराज उन्हें पीसने लगा। धतूर के बीज पीसते हुए उसे ख्याल आया कि स्वाति को रास्ते से हटाकर क्या वह चैन की बंसी बजा सकेगा। क्या इसके बाद उसकी नाक ऊंची हो जाएगी? लोग क्या उसे इज्जत की नज़र से देखने लगेंगे? प्रताप के सामने क्या वह सिर उठा सकेगा? इन सवालों ने उसके दिमाग में घमासान मचा दिया। सच्चाई पता चलने पर लोग उसे पत्नी का हत्यारा भी बताएंगे। फिर कौन औरत उससे शादी करेगी? वह अपने भाइयों और भाभियों पर बोझ बन जाएगा। इससे अच्छा तो यह है कि वह अपनी ही जान दे दे। कितना आसान तरीका है इन सभी मुसीबतों से छुटकारा पाने का। यह इंसान की फितरत होती है कि वह हमेशा हर समस्या के आसान उपाय ढूंढता है। युवराज ने भी यही किया। पिसे हुए धतूरे के बीज उसने खुद फांक लिया, लेकिन तुरंत कुछ नहीं हुआ। इससे युवराज की परेशानी और बढ़ गई। वह मरने का इंतजार देर तक नहीं कर सकता था। उसने आम के एक ऊंचे पेड़ में रस्सी लटकाई, फांसी का फंदा बनाया और उस पर झूल गया। युवराज को किसी ने फांसी के फंदे पर झूलता देखा तो गांव में जाकर शोर मचा दिया। ग्राम प्रधान ने हकीकत जानने पर पुलिस को सूचना दी और गांव वालों को चेतावनी दी कि पुलिस के आने तक कोई भी उस पेड़ के पास ना भटके।
जहां युवराज फांसी के फंदे पर लटका पड़ा है। अनान फनान ही पुलिस की जीप आ गई। युवराज की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। इसी बीच राजवीर के परिवार पर पुलिस ने अपनी हनन दिखानी शुरू की। महक सिंह के बीच में पड़ने से 2 लाख रुपए में मामला तय हो गई। नहीं तो पुलिस को खुदकुशी का केस हत्या में बदलने में कितनी देर लगती। दोपहर के बाद युवराज के अंतिम संस्कार के लिए पुलिस ने परिवार के सुपुर्द कर दिया। पूरा गांव राजवीर के घर का इकट्ठा हो गया। शाम ढलने को थी, इसलिए सबको गंगा घाट पर ले जाने की जल्दी थी। परिवार की औरतें स्वाति को लेकर अंतिम दर्शनाथ युवराज के शव के पास लेकर पहुंची तो भीड़ में हलचल पैदा हो गई। शव के पास जब की औरतों ने स्वाति की कलाई की चूड़ी तोड़ने और बिछुए उतारने की कोशिश की तो उसने अपनी कलाई छुड़ाते हुए चीख कर कहा, मुझसे नहीं होगा यह सब पाखंड। जब तक प्रताप सिंह जिंदा है मैं सुहागिन हूँ। यह बात मैं नहीं कह रही, सारा गांव जानता है। न मैं अपनी मांग का सिंदूर मिटाऊंगी, न चूड़ियाँ तुड़वाकर अपनी कलाई नंगी करूंगी और न ही बिछुए उतारूंगी। प्रताप जिंदा है तो मैं सधवा हूँ, विधवा नहीं। युवराज तो मुझे मझधार में छोड़कर चला गया, अब प्रताप ही मेरा सहारा है। स्वाति की बात सुनकर भीड़ ने अपने अपने तरीके से खुसर फुसर की, लेकिन किसी औरत के ऐसे तेवर उन्होंने पहली बार देखे थे। खुद की इस घड़ी में कोई अचड़न नहीं डालना चाहता था। स्वाति के विरोध में कुछ आवाजें उठी तो उन्होंने समझदारी से दबा दिया गया। युवराज का सब 4 कंधों पर उठा तो सबकी आंखें गमगीन हो गई। गांव में कौन ऐसा था जो युवराज की सब यात्रा में न रोया हो। 13वीं और शोक के दिन गुजरने के बाद स्वाति और प्रताप ने कोर्ट मैरिज कर ली। स्वाति और प्रताप गांव की अपनी जमीन जायदाद बेचकर दूर के किसी गांव में जा बसे। स्वाति प्रताप के साथ वहां रहने लगी। उनके जाने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। गांव का खुला सांड अब बैल बन के रह गया था।